हरियाणा की जनता के माध्यम से वो आपसे हिसाब मांग रहे हैं, तो क्या आप लोग उनको हिसाब नहीं दे सकते 10 साल का कि आपने क्या किया है? माननीय अमित शाह जी महेंद्रगढ़ रैली में आए थे, वो पूरा हिसाब लेके आए थे। ये नौकरियां नौकरियां नौकरियां, बेरोजगारी ये बोलते हैं। हुड्डा साहब ने कितनी नौकरियां दी वो सारा हरियाणा जानता है, वो ऑन रिकॉर्ड है। बीजेपी सिर्फ कच्ची नौकरियां देकर और उनको भी लटका रही है, उनके अंदर भी युवाओं में एक भय का माहौल है। तो क्या कहना चाहेंगे? ये तमाम जवाब जो है वो जानना चाहते हैं। आज हमने उनको बदल दिया, HKRN कर दिया, एक सिस्टम बना दिया नौकरी देने का। कोई 10,000 रुपये लेके नौकरी लगा रहा था DC रेट पे, कोई 20,000 नौकरी लगा रहा था। कोई नेताओं की लोग मुझे मतलब यहाँ तक कहते हैं, लोग बताते हैं कि नेताओं की जूतियाँ तक ठानी पड़ती थी जी, उनके घर के चक्कर काटने पड़ते थे, उनके घर के 10 काम करने पड़ते थे, ये लोगों ने मुझे बताया। तो आपकी सरकार में HKRN के माध्यम से हजारों बच्चे नौकरी लगे हैं, तो क्या आप भी ये कहते हैं कि HKRN के तहत जो बच्चे लगे हैं वो हटेंगे नहीं? ऑफिसों में लाखों रुपए मिले हैं, टैचियाँ भरी की भरी मिली है, आप कैसे कह सकती कि आपका दामन पाक साफ? मिल सकती हैं, मैं बिल्कुल भी इस बात को डिनाई नहीं करता। तो अभिमन्यु यादव की नज़र में मनोहरलाल खट्टर को बदलना क्या सही फैसला है? अभिमन्यु जी, आपको क्या लगता है अगर मनोहरलाल खट्टर होते तो जो 10 में से 5 सीटें बीजेपी हार गई, तो क्या वो सीटें बढ़ सकती थी? ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, जो संगठन ने किया है वो अच्छा किया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जैसे पहले प्रशासनिक कार्य देखते थे, अब राजनीति में आ गए हैं, तो इस तरह की चिकनी चुपड़ी बातों से आपको चक्रव्यूह में फंसा लिया जाए? देखो, माननीय मनोहरलाल जी तो हमारे गुरु थे, मुझे उनसे भी ज़्यादा प्यार तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के साथ। फिर भी आप उनको छोड़ के चले आए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अजय लोहान और आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा। बिंदास हरियाणा के खास कार्यक्रम, खास शख्सियत में आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान मौजूद है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जी हां, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री मनोहरलाल खट्टर के पूर्व SG अभिमन्यु जी अभी हमारे साथ मौजूद है। अभिमन्यु जी, स्वागत है आपका बिंदास हरियाणा। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तमाम दर्शकों को हम बता दें कि 2024 के विधानसभा चुनाव की आहट बिल्कुल साफ सुनाई देने लगी है और अभिमन्यु यादव जी कोसली विधानसभा से टिकट के दावेदारों के लिए अपनी ताल ठोक चुके हैं। इस हल्के के इतिहास की अगर हम बात करें तो 2009 में ये विधानसभा क्षेत्र अस्तित्व में आया था। 2009 में कांग्रेस के विधायक यहाँ से जीते थे और उसके बाद लगातार 2 योजनाओं से बीजेपी के विधायक यहाँ से जीते आए। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो लगभग 72,000 वोटों से दीपेंद्र सिंह हुड्डा की हार हुई थी। लेकिन वही जो हार थी 2019 के ही विधानसभा चुनाव में 38,000 वोटों की बीजेपी के उम्मीदवार को जीत मिली थी, या ये कहें कि कांग्रेस के उम्मीदवार की हार हुई थी। और उसके बाद अगर हम आते आते 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बहुत ज़्यादा टर्निंग पॉइंट यहाँ पे देखने को मिला, बहुत रोचक आंकड़े यहाँ पे निकल के आए और लोकसभा चुनाव 2024 में केवल 2 वोटों से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार दीपेंद्र सिंह हुड्डा इस विधानसभा क्षेत्र से जीत गए। जो विधानसभा क्षेत्र 72,000 वोटों की लीड लिए हुए था, वो अब 2 वोटों पर कांग्रेस की बढ़त देख रहा है। और अभिमन्यु जी, ऐसे विधानसभा क्षेत्र से अभिमन्यु के लिए पहला चक्रव्यूह यहां से शुरू हो गया, तो अभिमन्यु जी कैसे पार पाएंगे? देखिए, 2014 से जब से माननीय मनोहरलाल जी ने हरियाणा की कमान संभाली जी, मुझे काम करने का उनके साथ मौका मिला जी। आज तक बहुत सरकारें आई, हमने भी अनुभव किया, देखी जी, लेकिन जिस तरह से माननीय मनोहरलाल जी के नेतृत्व में हमने एक चीज़ को सीखने का मौका मिला जी। उन्होंने अब तक की जो हरियाणा की राजनीति के मायने बदल दिए जी। आज दक्षिण हरियाणा में या पूरे हरियाणा में मैं माननीय मनोहरलाल जी के साथ गया जी। आज माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के साथ भी मुझे काम करने का मौका मिला, मेरा बहुत सौभाग्य है जी। लोग ये कहते हैं कि भाई अगर एक गरीब किसान, एक गरीब मजदूर के बच्चे को अगर नौकरी मिल सकती है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने संभव करके दिखाया है। क्योंकि इससे पहले लोग कहते हैं कि
नेताओं के बच्चों को, उनके रिश्तेदारों को, भाई भतीजों को ही आज तक नौकरियां मिलती थी। जब से हरियाणा बना, आप इतिहास उठा के देख सकते हैं। और उन्होंने ऐसा नहीं है, सिस्टम को एक सिस्टम बनाने का काम किया, जिसको कहते हैं कि भाई हरियाणा में आज तक हरियाणा को एक किसानों का प्रदेश माना जाता है। दूसरे लोग सोचते हैं कि भाई यहाँ कम पढ़े लिखे लोग, जिस तरह से हमारे यहाँ पहनावा है, ऐसा कुर्ता पजामा पहनते हैं, लेकिन क्या है कि हमारे यहाँ के आज दक्षिण हरियाणा में मैं पिछले काफ़ी दिनों से नज़र बनाए हुए हूँ, आज देश में सबसे ज़्यादा IAS इस दक्षिण हरियाणा के जा रहे हैं जी। लेकिन लोग हमें मानते हैं कि कुछ पहनावे के कारण, कुछ हमारी बोली के कारण उनको लगता है कि कम पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन माननीय मनोहर लाल जी ने जिस तरह से हरियाणा को एक डिजिटलाइज करने का काम किया जी। आज आप कोई भी स्कीम है, एक परिवार पहचान पत्र बनाया गया, उसमें आप आज हम कोई भी पूरा हरियाणा का डाटा उठा लें कि 3 लाख से नीचे की आय के कितने लोग हैं, 1 मिनट में देख सकते हैं हम। 60 साल की आयु के कितने लोग अगले महीने होने जा रहे, 1 मिनट में देख सकते हैं। उनके खातों में अगले महीने से जो वृद्धावस्था पेंशन है वो डाल सकते हैं। तो इतना डिजिटलाइजेशन, आज मुझे कोई हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट बनवाना है, जिसको डोमिसाइल भी बोलते हैं, वो मैं ऑनलाइन अप्लाई करूंगा और बन के आ जाएगा जी। लेकिन अभिमन्यु जी, आप कह रहे हैं कि डिजिटल इंडिया के अंदर हरियाणा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और मेरिट के आधार पे नौकरियां भी दी गई हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो वो यात्रा निकाल रहे हैं, हरियाणा की जनता के माध्यम से वो आपसे हिसाब मांग रहे हैं। तो क्या आप लोग उनको हिसाब नहीं दे सकते 10 साल का कि आपने क्या किया है? देखिए, बिल्कुल हम पूरा हिसाब देने के लिए तैयार हैं और बीजेपी पार्टी का हर कार्यकर्ता हिसाब देने के लिए तैयार है। माननीय अमित शाह जी महेंद्रगढ़ रैली में आए थे, वो पूरा हिसाब लेके आए थे कि आपकी सरकार 2004 से 14 तक रही, केंद्र ने कितना पैसा दिया, और माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 2014 से और 24 तक कितना दिया। उन्होंने कहा भी था कि मैं बनिए का बेटा हूं और पाई पाई का हिसाब लेके आया। तो उन्होंने सारा बताया कि जिस तरह से नौकरियों में लगा लो। आज हम कहते हैं 1,40,000 नौकरियां दी हुड्डा साहब हमने जी। ये नौकरियां बेरोजगारी ये बोलते हैं। हुड्डा साहब ने कितनी नौकरियां दी वो सारा हरियाणा जानता है, वो ऑन रिकॉर्ड है। हुड्डा साहब ने मेरे ख्याल से 70,000 के आसपास नौकरियां दी हैं, जबकि हमने उसका डबल कर दिया 10 साल में। लेकिन अभिमन्यु जी, वो तो कहते हैं कि जो हरियाणा रोजगार के क्षेत्र में नंबर 1 था, वो आज बेरोजगारी में नंबर 1 बन गया। जो हरियाणा शांति खुशहाली के मामले में नंबर 1 था, वो आज अपराध के मामले में नंबर 1 हो गया। जो हरियाणा कृषि के क्षेत्र में आगे था, वो आज पिछड़ गया है। और अगर हम बात करें युवाओं को नौकरी देने की, तो वो ये भी दावा कर रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ कच्ची नौकरियां देकर और उनको भी लटका रही है, उनके अंदर भी युवाओं में एक भय का माहौल है। तो क्या कहना चाहेंगे? ये तमाम जवाब जो है वो जानना चाहते हैं। देखिए, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होती है। DC नेट रोड की नौकरियां हमेशा से रही हैं जी। आज हमने उनको बदल दिया, HKRN कर दिया, एक सिस्टम बना दिया नौकरी देने का। पहले किसी नेता के, किसी कार्यकर्ता को या किसी को, कोई भी नेता कहता उसी को DC रेट की नौकरी मिल जाती थी। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने पूरा सबसे एक रजिस्ट्रेशन बनवाया, एक HKRN। हरियाणा सरकार का ये पोर्टल है, हरियाणा सरकार खुद भर्ती करती है इसमें, और वो सारे क्राइटेरिया को देखती है। हर किसी का रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसको इनकम के आधार पे नंबर मिलते हैं, उसको एज के आधार पे नंबर मिलते हैं, उसको अपने मेरिट के आधार पे नंबर मिलते हैं, तब वो मेरिट बनती है और उन लोगों के नंबर आते हैं। पहले क्या था, कोई सिस्टम ही नहीं था। कोई 10,000 रुपये लेके नौकरी लगा रहा था DC रेट पे, कोई 20,000 नौकरी लगा रहा था। कोई नेताओं की, लोग मुझे मतलब यहाँ तक कहते हैं, लोग बताते हैं कि नेताओं की जूतियां तक ठानी पड़ती थी जी, उनके घर के चक्कर काटने पड़ते थे, उनके घर के 10 काम करने पड़ते थे, ये लोगों ने मुझे बताया। लेकिन अभिमन्यु जी, आपकी सरकार के राज में भी जो सेक्रेटरी रहे हैं, उनके ऑफिसों में लाखों रुपए मिले हैं, टैचियां भरी की भरी मिली है। आप कैसे कह सकती कि आपका दामन पाक साफ है? देखिए, मिल सकती हैं, मैं बिल्कुल भी इस बात को डिनाई नहीं करता। जो अपराधी होगा, जिसकी शिकायत मिलेगी, आज हमने विजिलेंस को इतना प्रभावी किया, एंटी करप्शन ब्यूरो बनाया, ताकि जो ये
कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, कोई भ्रष्टाचार करेगा तो हमने उनको अंदर डाला। किसी की शिकायत नहीं आई, हमने अंदर डाला। और जिसकी शिकायत आती है उसकी पूरी जांच होती है। और सरकार, आज हरियाणा में लोगों में एक माहौल है कि मनोहर लाल जी माननीय मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने एक ऐसा राज चलाया आज गांव के हुक्के पे। आज मेरी तो क्या, विपक्ष का कोई आदमी नहीं कह सकता कि माननीय मनोहर लाल जी ने कोई 2 रुपए का भ्रष्टाचार किया है। अभिमन्यु जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है कि भ्रष्टाचार नहीं किया, लेकिन आप उनके बहुत ज़्यादा करीबी थे, बहुत ज़्यादा नज़दीक थे। तो अभिमन्यु यादव की नज़र में मनोहर लाल खट्टर को बदलना क्या सही फैसला है? आत्मा अंदर आत्मा से। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, एक पार्टी है, ये सिस्टम से चलती है। देखो, हम संगठन के कार्यकर्ता हैं, जो संगठन का आदेश आएगा वो काम करेंगे। मेरे को माननीय मनोहर लाल जी राजनीति में लेके आए, जब वो संगठन मंत्री थे मैं उनके साथ पूर्णकालिक रहा, मैंने संगठन में काम किया, उनके साथ सरकार में काम किया, तो बहुत अनुभव लिए हैं। उनको किसी गद्दी से, किसी चीज़ से मोह नहीं था। आपको अभिमन्यु जी, आपको क्या लगता है, अगर मनोहर लाल खट्टर होते तो जो 10 में से 5 सीटें बीजेपी हार गई, तो क्या वो सीटें बढ़ सकती थी? ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, जो संगठन ने किया है वो अच्छा किया है, और जहाँ संगठन ड्यूटी लगाएगा, कार्यकर्ता का काम है वह अच्छे से काम करना। और हमने 10 में से 10 सीटों के लिए प्रयास किया, और वो तो जनता ने मैंडेट देना है। अभिमन्यु जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जैसे आप पहले प्रशासनिक कार्य देखते थे, अब राजनीति में आ गए हैं, तो इस तरह की चिकनी चुपड़ी बातों से आपको चक्रव्यूह में फंसा लिया जाए? देखो, क्योंकि बहुत सारे पत्रकार आएंगे आपसे इस तरह के सवाल करेंगे कि अभिमन्यु जी पहले आप, क्योंकि जो जिसके जितना करीब होता है, जो जिसके जितना नज़दीक होता है, वो दिल का उतना ही प्यारा होता है। तो आप मनोहर लाल जी के बहुत नज़दीक थे, तो कभी आपको एहसास तो होता होगा कि काश। देखिए, माननीय मनोहर लाल जी मेरे गुरु रहे हैं जी। और मैंने अभी माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी के साथ बहुत काम किया है जी, क्योंकि उन्होंने मुझे टाइपिंग तक सिखाई है, कंप्यूटर तक सिखाया है। और मैंने तो देखो, माननीय मनोहर लाल जी तो हमारे गुरु थे, मुझे उनसे भी ज़्यादा प्यार तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के साथ। फिर भी आप उनको छोड़ के चले आए? देखिए, ये तो पार्टी का आदेश है, संगठन जहाँ ड्यूटी लगाएगा हम वहाँ करेंगे। मुझे लोकसभा इलेक्शन में कहा गया कि भाई आपका क्षेत्र है, वहाँ ज़रूरत है आज आपकी, पार्टी को, संगठन को, आप जाइए। हमने कहा बहुत हमारे लिए खुशी का मौका है ये तो। अभिमन्यु जी, एक बात और पूरे हरियाणा में चर्चा का विषय है, और वो ये है कि अहिरवाल का जो इलाका है वो राव साहब का इलाका है, और राव साहब का प्रभाव हमेशा बना रहता है, वो चाहे पिछला चुनाव हो या उससे पिछला चुनाव या उससे पिछला चुनाव हो। आप समझ ही गए हो मेरा इशारा किस तरफ है। जी जी। तो एक चर्चा चली हुई है कि उनका अल्टरनेट ढूंढने की लगातार कोशिश की जा रही थी, और अल्टरनेट आखिरकार अब बीजेपी को अभिमन्यु यादव के रूप में मिला है। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। राव इंद्रजीत सिंह जो हमारे बड़े नेता हैं जी, हमारी यादवों की शान है जी। मैं बचपन से उनको देखता आया हूँ, मैंने फॉलो किया है। देखिए, माननीय मनोहर लाल जी मेरे गुरु रहे हैं, लेकिन राजनीति में राव इंद्रजीत सिंह मेरे आदर्श हैं। आज तक 45-50 साल की राजनीति में उन पे कोई दाग नहीं लगा सकता। देखो, अगर यादवों की शान है तो वो राव इंद्रजीत सिंह है। इसका मतलब अभिमन्यु यादव को भी पता चल गया कि अगर 2024 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करनी है तो राव साहब को आदर्श कहना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, हमें संगठन ने एक शिक्षा दी है, संगठन ने एक चीज़ सिखाई है। मेरे परिवार ने इतना प्यार नहीं दिया मुझे जितना इस संगठन दिया, जितना मेरी मान मर्यादा, मेरी इज्जत की। जी। मैं जब सोचता हूँ कि ये पार्टी नहीं, ये मेरा परिवार है, जी। जब लोग मुझे आशीर्वाद देते हैं, गले लगाते हैं, इतने बड़े बड़े केंद्र के मंत्री जी, जब मेरे से हालचाल पूछते हैं, मुझे गले लगाते हैं, तो मुझे ये आता है कि मैंने ये सब कमाया है कि आज इतने बड़े लोग, मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम सीखा, माननीय मनोहर लाल जी के साथ काम किया, माननीय नायब सिंह सैनी जो अभी मुख्यमंत्री जी हैं, उनके नेतृत्व में मैंने बहुत चीज़ें सीखी हैं।
मैंने उनके साथ काम किया है, संगठन में काम किया है। अभिमन्यु जी, जैसा कि आपने कहा कि पहले जो सरकारें होती थी वो भी डीसी रेट पे भर्तियां लगाती थी, तो तमाम वो चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, इनेलो की रही हो, कोई भी पार्टी की रही हो, वो ये कहते थे कि भले डीसी रेट पे लगे हों लेकिन ये हटेंगे नहीं। तो आपकी सरकार में HKRN के माध्यम से हज़ारों बच्चे नौकरी लगे हैं, तो क्या आप भी ये कहते हैं कि HKRN के तहत जो बच्चे लगे हैं वो हटेंगे नहीं? देखिए, ये एक बहुत सोचने का विषय है। जब तक ज़रूरत है हम युवाओं को कहते हैं कि आप HKRN में लगे हुए, एक माध्यम है, आप एग्ज़ाम्स की तैयारी करिए, टेस्ट की तैयारी करिए और पक्की नौकरी पाइए, क्योंकि वो कच्ची नौकरी है। अगर बच्चे को अच्छी नौकरी में, पक्की नौकरी में आना है तो एग्ज़ाम के थ्रू आना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी गारंटी नहीं है कि वो नहीं हटेंगे, लेकिन अगर वो पक्की नौकरी में आएंगे तो कभी नहीं हटेंगे। जी अभिमन्यु जी, कहीं ऐसा तो नहीं ये आपका जो बयान है ये आपके लिए गले की फांस बनी? देखो, ऐसा कोई बात नहीं है। देखो, क्योंकि आप अभी तक एक अधिकारी के रूप में हमेशा काम करते रहे हैं और अब आप पॉलिटिक्स में आ गए हैं, राजनीति में आपकी एक एक बात को पकड़ा जाएगा, एक एक बात के मायने अलग तरह के निकाले जाएंगे। बिल्कुल मायने ले सकते हैं। देखो, आदरणीय मनोहर लाल जी मेरे गुरु हैं, उन्होंने सिद्धांत की राजनीति सिखाई है और जो बात की तरह सत्य है उसको कहने में बिल्कुल कोई खटक नहीं होना चाहिए। जी देखो, राजनीति में रह के मैं कभी भी जनता के सामने भी, लोगों के सामने भी साफ बताता हूँ कि ये चीज़ ठीक है, ये गलत है। आज नहीं तो कल मुझे उस चीज़ का सामना करना पड़ेगा, तो फिर मैं वो ऐसी बात क्यों बोलूँ जो आज से 2 दिन बाद ही मेरे सामने आके खड़ी हो जाए और मुझे उसका जवाब देना पड़ेगा। मेरा एक ही जवाब होगा, देखो मैंने सिद्धांत की राजनीति करनी, अगर राजनीति करनी है तो मैं कभी भी किसी बात को घुमा फिरा के, गुमराह करके नहीं कहूँगा। जी, लेकिन आजकल की जो राजनीति है अभिमन्यु जी, वो लोगों को जब तक आप बहकाते नहीं हैं, लोगों को जब तक आप आश्वासन नहीं देते हैं, चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करते हैं, तब तक जनता के दिलों में एक नेता के रूप में आपकी छवि नहीं बनती है। देखिए, हरियाणा में आज युवा पड़ गया है। एक ज़माना था जब ये बातें चलती थी, जी आज समय बदल गया है, युवक पढ़ा लिखा हो गया है। हरियाणा राज्य एक संपन्न स्टेट है। यहाँ का युवा आज ये नहीं कह रहा कि भाई आप ये कहो, वो कहो, ऐसी बात कहो। वो ये कहता है आपका विजन क्या है, जी आप इलाके के लिए क्या करेंगे, क्या डिमांड लाएंगे, क्या योजनाएं देंगे, क्या काम करेंगे। उनका मकसद नहीं है आप नौकरियां पाना, ये करना, वो करना। हरियाणा राज्य आज इतना समृद्ध बन चुका है कि एक गांव का आदमी, एक किसान आदमी, वो उसको रोटी की समस्या नहीं है जी, उसको समस्या है आगे तरक्की की। उसको समस्या है कि मेरे इलाके में डेवलपमेंट हो, मेरे इलाके में बिल्कुल हर कोई विकास, हाँ विकास चाहता है। आज यहाँ का युवा मेरे से ये पूछता है कि भाई आपका क्या विजन है, आप इलाके के लिए क्या करेंगे। वो नहीं कह रहे हमें कुछ नहीं चाहिए, वो कह रहा हमें अच्छी शिक्षा चाहिए, हमें अच्छे रोड चाहिए, हमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अभिमन्यु जी, इसी मुद्दे पे चर्चा कर लेते हैं। आप एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गए हैं, बिल्कुल। कोसली से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आपका विजन क्या है? देखिए, आज एक युवा पीढ़ी है सामने। हम चाहते हैं कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलपमेंट जो कि लोगों को दिखाई दे, इंडस्ट्री हो, इलाके में अच्छे इंस्टीट्यूट हों, यहाँ के बच्चे पढ़ लिख के अच्छी जगह जाएं, अच्छा काम करें। हमारा तो यही विजन है कि अपने इलाके का एक विकास। और हरियाणा आज भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से मैं बहुत करीब से देखा सरकार को, तो बहुत आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। जी अभिमन्यु जी, एक और थोड़ी सी चटपटी बात, आप चुनाव लड़ने का फैसला कर चुके हैं, मन बना चुके हैं, ये चाहे बेशक संगठन का फैसला हो या आला कमान का फैसला हो, लेकिन आपके एक्टिव पॉलिटिक्स में आने से जो वर्तमान जो बीजेपी के विधायक है लक्ष्मण जी, उनके दिल की धड़कन आपने बढ़ा दी है। तो आपको नहीं लगता कि उनके साथ क्या बीतेगी? जरा सोचिए। देखिए, ये एक संगठन है भारतीय जनता पार्टी। जिस कार्यकर्ता की जहाँ जिम्मेवारी लगाई जाती है वो वहाँ काम करता है। वो एक विधायक के रूप में करे, वो एक कार्यकर्ता के रूप में करे। और ऐसा नहीं है कि मुझे टिकट मिलेगी,
या मैं ही चुनाव लड़ूंगा, जी। ये पार्टी का फैसला होगा। पार्टी ने देखना है कि पार्टी किस कार्यकर्ता से क्या काम करवाएगी। तो मुझे जब कहा गया कि भाई आप भी अपने इलाके में जाओ, पार्टी का प्रचार करो, तो मैं प्रचार कर रहा हूँ। मुझे किसी ने कोई टिकट का आश्वासन नहीं दिया या मुझे कोई नहीं कहा गया। अभिमन्यु जी, मेरा भी मन था ये बात कि तो मैं आपको कहने की आवश्यकता ही नहीं है, जरूरत नहीं है कि आप मैदान में कूदे हैं और आपके पास टिकट नहीं है या आपको टिकट नहीं मिलेगी। ये तो बहुत अजीब सी बात लगती है आपके मुंह से। लेकिन अंतिम सवाल के रूप में हम जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कांग्रेस जो है वो काफ़ी उत्साहित नज़र आ रही है, क्योंकि 90 सीटों में से जो लोकसभा के जो चुनाव हुए थे उनमें से 40 सीटें उनके खाते में गई है और 44 आपके पास रहा। मात्र 2 सीटों का अंतर रहा था। आपकी कोसली विधानसभा की ही बात कर लें तो जो 72,000 का मार्जिन था वो 38,000 पे आ गया और अब 2 वोटों से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में चला गया। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें इनेलो की, तो इनेलो का बीएसपी के साथ गठबंधन हो गया है। आम आदमी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो ये तमाम जो बातें हैं, तमाम जो राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं, तो क्या उसके बावजूद भी आप अब भी ये कहेंगे कि तीसरी बार बीजेपी सरकार? बिल्कुल। देखिए, अभी 16 जुलाई को माननीय अमित शाह जी महेंद्रगढ़ की पावन धरा पे एक ऐलान करके गए हैं जी कि वे तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे जी। और कार्यकर्ताओं में इस बात को लेके बहुत जोश है। और ये पीछे जो चुनाव गया है वो बहुत कुछ हमें सिखा के गया है। हमने एक एक चीज़ पे जो कुछ गलतियां हुई हैं जी, उन पे पूरा ध्यान दे के और हम दोबारा से तीसरी बार के लिए काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पे हम तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। मैं इलाके में घूम रहा हूँ, ये जो कोसली विधानसभा, बाकी देखो पूरे हरियाणा के मिजाज को मैं जानता हूँ। मैंने एक एक विधानसभा, एक एक गाँव को देखा है। ये अभिमन्यु जी, ये बात हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आपकी पार्टी के द्वारा 75 पार का नारा दिया गया था, वो 40 तक सिमट के रह गई। और वहीं 400 पार की बात कही, वहाँ पे भी आंकड़ा काफ़ी पीछे रह गया। तो तीसरी बार कैसे विश्वास करें? देखिए, जो पीछे कमियां रही हैं मैंने बताया जी। कुछ हमारे कार्यकर्ता थोड़ा सा डिमोरलाइज हो गए थे, उन तक ठीक चीज़ें नहीं पहुंची। कुछ कांग्रेस ने एक छोड़ दिया था, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, खटाखट खटाखट। तो आप क्यों उनके पीछे पड़े हुए, क्यों उनका संविधान बदलना चाहते हैं? संविधान को कोई बदल सकता? आप पढ़े लिखे आदमी हैं। देखो, ये बहुत अजीब बात लगती है। वैसे कमाल की बात नहीं है अभिमन्यु जी कि देखो, कांग्रेस पार्टी कुछ लोगों को बहकाने में बहुत कामयाब रही, तो वो लोग एकदम डाइवर्ट हो गए और हम उस समय उन पे थोड़ा सा फोकस नहीं कर पाए। देखो, झूठ की राजनीति ज़्यादा दिन नहीं चलती है जी। वो 8500 और वो खटाखट सब धरे रह गए। आज हम लोगों के बीच में जाते हैं, उनको बताते हैं, वो कहते हैं जी फार्म भर ले गए थे, ये हो गया था, वो हो गया था। और लोग जिस तरह से कांग्रेस ने धनबल का और गलत चीज़ों का उपयोग किया, आज मैं गाँव के ग्रामीणों के बीच जाता हूँ तो उनसे पूछता हूँ भाई वो क्या हुआ, तो लोग दिखाते हैं जी ये 8500 के फार्म दिए गए थे, नाम भरे गए थे, वो कुछ नहीं मिला। मैं कह, सब झूठ की राजनीति होती है। लेकिन अभिमन्यु जी, आपने भी 15 लाख देने का वायदा किया था। देखिए, ये चीज़ें एक बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं जी। वो कोई खातों में नहीं आने थे, वो तो एक हमने कहा था कि किसान की आय डबल करेंगे जी, वो भी नहीं हुई। चीज़ों को बढ़ाएंगे। आज आप बता दो, दक्षिण हरियाणा में जब बाजरे के रेट 1200 होते थे, आज लोग कहते हैं खट्टर तेरे राज में और बाजरों गए जहाज में। क्या बात है। सरसों के रेट देख लो, ये दक्षिण हरियाणा के लोग बता रहे हैं। मैं बेसिकली यहाँ का रहने वाला हूँ जी। मैं चुनाव प्रचार में महेंद्रगढ़ गया, मैं रेवाड़ी रहा, मैं हिसार गया, लोगों का मिजाज देखा। लोग आज सकारात्मक राजनीति को चाहते हैं, पॉजिटिव चीजें देखना चाहते हैं। झूठ की राजनीति से ऊपर उठ चुके हैं। जी बिल्कुल, ये थे अभिमन्यु यादव जो कि कोसली विधानसभा क्षेत्र से आगामी 2024 के विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ना चाहते हैं और साथ ही साथ इनकी तरफ से ये दावा भी किया जा रहा है कि तीसरी बार फिर बीजेपी सरकार।
इससे भी एक कदम आगे इनका यह भी कहना है कि अब हरियाणा की जनता जान चुकी है कि किसी भी हाल में झूठ के बहकावे में वो नहीं आएंगे, किसी भी हाल में लारे लप्पे वो नहीं सुनेंगे, किसी भी हाल में वो बहकावे में नहीं आएंगे, बल्कि जिस प्रकार से बीजेपी ने मेरिट के आधार पे नौकरियां दी है, जिस प्रकार से डिजिटल इंडिया के माध्यम से पूरे भारत में एक सिस्टम बनाया है, हरियाणा की जनता को घर पर जो सुविधाएं दी हैं, उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा की जनता एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनाएगी। अब देखना यह होगा कि 2024 के विधानसभा चुनाव में इन तमाम दावों का, इन तमाम कार्यों का, इन तमाम मुद्दों का कितना प्रभाव रहता है। बहरहाल एक बात तो तय है कि जिस प्रकार से इतने बड़े बड़े चेहरे चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपनी चाल बदलते हुए 2024 के विधानसभा चुनाव में तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने की ताल ठोक दी है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ अजय लोहान, बिंदास रहना।